Hello students, I am Manoj Kumar from Siddhant English classes. At first, I greet and welcome to all the viewers who are watching this grammatical class. बेटा आज जो ग्रामेटिकल क्लास में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है वॉइस। जैसा कि आप जानते हो कि वॉइस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन बेटा वो पहले हम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव। अब बेटा हम वॉइस शुरू करने से ये मेरा एक्टिव और पैसिव का ये वीडियो मेरा फर्स्ट पार्ट है। एक्टिव पैसिव के मेरे 5 पार्ट्स वीडियो अपलोड होंगे। अब ये पहला पार्ट है, पहला हम ये जानेंगे कि वॉइस होता क्या है। वॉइस बेटा वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कि मेन वर्ब को कैरी करने की, मेन वर्ब को ड्राइव करने की डायरेक्ट एप्लीकेशन या इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ये सब्जेक्ट की होती है। डायरेक्ट एप्लीकेशन या इनडायरेक्ट एप्लीकेशन सब्जेक्ट होती है। अब ये डायरेक्ट एप्लीकेशन इनडायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है, पहले वह हम आपको बता लेते हैं कि डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट एप्लीकेशन क्या होती है। पहले हिंदी वर्जन में आप देखें, जैसे कि मैंने कहा वह आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हमने लिखा वह आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब इसमें जो मेन वर्ब है यह है, मेन वर्ब आपका क्या हुआ बेटा, पढ़ाते हैं। अब ये जो मेन वर्ब है इसको ड्राइव करने की ऑब्लिगेशन जो होती है, ऑब्लिगेशन का मतलब दायित्व जिसको कहते हो, ये दायित्व कौन पूरा कर रहा है, ये सब्जेक्ट पूरा कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट इससे डायरेक्ट, सब्जेक्ट का डायरेक्ट ऑब्लिगेशन होता है मेन वर्ब को ड्राइव करने को, मेन वर्ब को कैरी करने का, तो ये डायरेक्ट ऑब्लिगेशन हो गया। तो ऐसे सेंटेंस जब मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट ऑब्लिगेशन या इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन वे में रोटेट किया जाता है, इसे हम वॉइस कहते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्लिगेशन हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन में हमने कहा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर अभी भी मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, अभी भी आपका पढ़ाना है। बट ये जो है सब्जेक्ट जो है इसे इनडायरेक्ट एप्लीकेशन के द्वारा की जाती है। ये जो है अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है तुम्हें, ये किसी और के द्वारा पढ़ाई जा रही है। और वह किसी और कौन सा होगा बेटा, यह ऑब्जेक्ट के द्वारा मेन वर्ब ड्राइव की जा रही है और सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन में हो जाती है। इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन मतलब अप्रत्यक्ष दायित्व होता है। नहीं कहते हैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है मोहन के द्वारा, तो मोहन के द्वारा वह इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन हो गया। और यहाँ पर वह आपको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने का काम वह कर रहा है, तो वह क्या हो गया, ही क्या हो गया बेटा, ये डायरेक्ट ऑब्लिगेशन। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं बेटा वॉइस। अब हम बात करते हैं वॉइस। जैसा कि आई हैव रिटन, वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। अब हम पहले ये जान लें कि एक्टिव वॉइस होती क्या है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, एक्टिव जिसे कि हम एनर्जेटिक कहते हैं, ऊर्जावान हम कहते हैं। जब सब्जेक्ट एनर्जेटिक होकर के मेन वर्ब को ड्राइव करे, कैरी करे, ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी इट मीन्स एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है।
जबकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब जो होता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है अनएनर्जेटिक हो जाता है, वह एज ए एजेंट या एज ए डूअर का काम करता है, तो वैसे वॉइस को कहा जाता है पैसिव वॉइस। अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। हमने कहा एक्टिव वॉइस इन एक्टिव वॉइस subject is energetic। एनर्जेटिक का मतलब सब्जेक्ट ऊर्जावान होता है। दैट्स वाई एक्टिव वॉइस को इसे बच्चे सक्रिय भी कहते हैं। एक्टिव में सक्रिय हो जाना। अब पैसिव वॉइस क्या हो गया? पैसिव वॉइस in passive voice subject is unenergetic। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो जाता है? अनएनर्जेटिक हो जाता है, जिसे कि एक को आप सक्रिय कहते हो, एक को पैसिव को निष्क्रिय कहते हो। अब बेटा अब हम एक्टिव और पैसिव पर अब हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। एक्टिव पैसिव, पहला तो ये क्वेश्चन आता है, जैसे होता है ना कि जनरली पूछा जाता है कि क्या सारे तरह के सेंटेंस के हम पैसिव आते हैं? क्वेश्चन क्या है आपके सामने? कैन वी चेंज ऑल काइंड्स ऑफ sentences into passive। This is the question। Question क्या है? Can we change all kinds of sentences into passive? क्या हम हर तरह के sentences के passive बना सकते हैं? तो my dear students, मैं आपको बता दूं बेटा, आप हर तरह के sentences के passive नहीं बना सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस के ऐसी फ्रेमिंग होती है, ऐसी कंस्ट्रक्शन होती है जिनके की पैसिव नहीं बनते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके की फ्रेमिंग होती है ऐसी, जिनकी की कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है, ऐसी बनावट होती है जिनके की पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। उनकी फ्रेमिंग हम आपको बताने जा रहे हैं, किस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे जिनके की आप पैसिव नहीं बना सकते हो। इज दैट ओके? आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनके कि आप पैसिव नहीं बना सकते हैं। इट्स ओके। चलिए हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनके हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। देखिए पहला ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसके आप पैसिव नहीं बना सकते हैं? रूल नंबर फर्स्ट, sentences based on be or being can't be changed into passive voice। पहला उसमें जो पहले प्रकार का जो सेंटेंस है वह है बेटा ऐसे सेंटेंस जो बी अथवा बीन पर आधारित होते हैं, उनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। यानी ऐसा कोई भी वाक्य हो, ऐसा कोई भी एक्टिव वॉइस हो जिसमें ऑलरेडी बी गिवन हो, बी दिया गया हो या बीन दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। ये पहला पॉइंट है। अब आइए हम दूसरे पॉइंट पर बताते हैं कि दूसरा वो कौन सा पॉइंट है जिनके पैसिव नहीं बनाए जा सकते हैं। sentences based on intransitive verb।
also can't be changed into passive voice। दूसरे जो सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है जिनकी कि हम पैसिव नहीं बना सकते हैं, वह बेटा होता है ऐसे सेंटेंस जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब पर आधारित होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जिसे कि आप अकर्मक क्रिया कहते हो। हम उस पर भी आपको अब चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे कि आप आसानी से पहचान लो कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके पैसिव पॉसिबल नहीं है। उस पर हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। आइए हम तीसरे रूल्स पर बात करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? सेंटेंसेस बेस्ड ऑन लिंकिंग वर्ब also can't be changed into passive voice। अब ये तीन तरह के ऐसे सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके कि आप पैसिव नहीं बनाते। अब आइए एक एक के बारे में हम आपको क्लियरिफाई कर देते हैं। पहला है कि ऐसे सेंटेंस, पहला रूल्स क्या बताता है? ऐसा कोई भी सेंटेंस हो, ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें पहले से ही बी अथवा बीन दिया गया हो, उसके पैसिव आप नहीं बना सकते, नहीं बनाओगे। जैसे आप देखते हो किसी भी सेंटेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, किसी भी टेंस का, या फ्यूचर टेंस का कॉन्टिन्यूअस हो, इन चारों में आप देखते हो बी या बी गिवन होता है, तो इन चारों के पैसिव नहीं बनेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या बताता है? दूसरा रूल्स क्या बताता है? सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इंट्रांजिटिव वर्ब आल्सो कांट बी चेंज इनटू पैसिव। ऐसे सेंटेंस जो इंट्रांजिटिव वर्ब पर आधारित होते हैं उनके भी आप पैसिव नहीं बना सकते। अब आइए थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे कि हिंदी में कहते हो अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव को हिंदी में आप क्या कहते हो बेटा? इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी का अपोजिट होता है ट्रांजिटिव वर्ब जिसे कि आप सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे आप पहचानोगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब? अब नाम से ही लगता है अकर्मक, यानी कर्म उसके साथ नहीं हो, विदाउट कर्म के हो, विदाउट ऑब्जेक्ट को हो, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, ऐसे सेंटेंस को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे हमने कहा he is playing, हमने लिखा ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। बट व्हाट इज ही प्लेइंग, वह खेल क्या रहा है, हैज नॉट बीन गिवन, सेंटेंस में नहीं दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को आप कहोगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे सेंटेंस के पैसिव नहीं बनते हैं। बट अगर इसी को लिख देता बेटा ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो उसके पैसिव बन जाते हैं क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट गिवन है। हाँ, एक चीज और बता दूं, कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया रहता है। जैसे इसको लिख दे ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, वह फील्ड में खेल रहा है, वह मैदान में खेल रहा है। ऑब्जेक्ट तो है बट इसके पहले प्रीपोजिशन दिया है, दैट्स वाई ऐसे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसे भी इंट्रांजिटिव वर्ब के कैटेगरी में रखा जाता है। ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब के कैटेगरी में होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हों तो उनके पैसिव आप नहीं बनाओगे। बट इसी को लिख दे ही इज प्लेइंग टेनिस इन द फील्ड,
तो आप उसके पैसिव बनाओगे। यानी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है बेटा। अब आइए हम बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में। थर्ड रूल सेज, तीसरा रूल क्या बताता है कि सेंटेंसेस बेस्ड ऑन लिंकिंग वर्ब आल्सो कांट बी चेंज इनटू पैसिव। ऐसे सेंटेंस जो कि लिंकिंग वर्ब पर आधारित होते हैं उनके भी पैसिव नहीं बनते हैं। अब बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि ये लिंकिंग वर्ब होता क्या है। अब आइए हम बात करते हैं कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। लिंकिंग वर्ब में बेसिकली इज, एम, आर, पास, वर, इसे बी फॉर्म वर्ब भी कहा जाता है। इसी में हम हैज, हैव, हैड को भी ऐड कर लेते हैं। बेटा इन वर्ब को कहा जाता है लिंकिंग वर्ब। अब आपके जहन में ये बात चल रही होगी कि हम लोगों के सर जी ने तो इसे हेल्पिंग वर्ब बताया है। अनडाउटली ये हेल्पिंग वर्ब तो होते ही होते हैं बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, लिंकिंग वर्ब भी होते हैं। अब इसको यूँ अगर मैं इसको सिंपल वे में कहूँ तो जैसे एक लड़का है, अगर क्लास में जाता है बेटा तो उसका रोल एज ए स्टूडेंट होता है। घर पर आता है, हो सकता है वह किसी का सन हो सकता है वह किसी का अंकल भी हो। तो जैसे एक व्यक्ति के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग उसकी पर्सनालिटी होती है, वैसे ही ये जो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड है, ये सेंटेंसेस को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होने का क्या मतलब हुआ? जब मेन वर्ब को यह हेल्प करे तो इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। जैसे हमने कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैंने कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब ये जो एम हमने यहाँ पर लिख रखा है, यह एम बेटा लिंकिंग वर्ब नहीं होगी, बिकॉज ये कर क्या रहा है एम, इसके बाद जो मेन वर्ब जो दिया गया है, मेन वर्ब को शॉर्ट में हम एम भी लिख देते हैं। मेन वर्ब दिया गया है, इसको यह हेल्प देता है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं हम। अगर इसी को हम इस सेंटेंस को इस वे में लिखें, आई एम अ टीचर, मैंने कहा आई एम अ टीचर। अब एम के बाद कोई मेन वर्ब नहीं दिया है, या आई और अ टीचर को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, तो ये बेटा हो जाएगा आपका लिंकिंग वर्ब। इन द सेम वे वाज वर्ब भी होता है, हैज, हैव, हैड भी होता है। आइए उस पर भी हम कुछ एग्जांपल आपको बता दें कि ये एक्टिव पैसिव का फर्स्ट वीडियो है। एक्टिव पैसिव में आपको 5 वीडियो मिलेंगे, हर एक रूल के बारे में आपको डिटेल से बहुत ही इजी वे में बताया जाएगा। आई होप कि इवन द वीकेस्ट स्टूडेंट कैन इजिली अंडरस्टैंड clearly the rule of active and passive, and in future he can convert from active into passive without any hesitation, without any complication. I guarantee. हाँ, तो हम बातचीत कर रहे थे बेटा कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमने कहा, वन मोर एग्जांपल, she has written a letter. She has written a letter. अब यहाँ पर हैज दिया है, हैज के बाद आप देखते हो कि मेन वर्ब गिवन है। मेन वर्ब को हम शॉर्टकट में अब एम भी लिखेंगे। अब ये जो हैज है ये मेन वर्ब को हेल्प करता है, इसीलिए बेटा इसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। बट अगर इसी की जगह इफ आई एम गोइंग टू राइट शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, अब इसके बाद कोई मेन वर्ब गिवन नहीं है, किसी मेन वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा है, तो ये बेटा इसको सिर्फ जोड़ रहा है, लिंक बना रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब।
और इसको हमने लिख दिया शी हैज अ चेयर। उसके पास एक चेयर है। अब हैज के बाद कोई मेन वर्ब गिवन नहीं है, तो हैज क्या करता है, सी को चेयर को ऐड कर रहा है, लिंक कर बना रहा है, जोड़ बना रहा है, तो इसे हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। सिंपल वे में अगर हम कहें तो बेटा लिंकिंग वर्ब का मतलब ऐसा इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, जब जिसके बाद मेन वर्ब गिवन नहीं हो तो ये लिंकिंग वर्ब की तरफ प्ले करेगा। अगर इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड के बाद मेन वर्ब गिवन है तो वह आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनके हम पैसिव नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। अब आइए एक्टिव से पैसिव में बनाने के रूल्स। फर्स्ट रूल है रूल्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव वॉइस into passive voice। अब आइए हम रूल्स पर बात करते हैं कि कैसे सेंटेंसेस के हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। पहला रूल कहता है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं तो बेटा एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट हैं और पैसिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है दोनों एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस हो जाएंगे। यानी फर्स्ट रूल सेज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट will be replaced to each other while changing into। हम इसको एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करेंगे, लेकिन पहला रूल आप जान लीजिए कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के स्थान पर बदल देना चाहिए। इज दैट ओके? दूसरा रूल्स कहता है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में हो तो ऑब्जेक्ट बनाते समय उसे ऑब्जेक्टिव केस में हमें करना है, और उसी तरह अगर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में हो तो उसे सब्जेक्ट बनाते समय हम उसे नॉमिनेटिव केस में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी सेकेंड रूल सेज सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस will be changed into objective case and object will be changed into nominative case। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल बताई जाएगी। अभी हम रूल्स पर लिख लें कि कैसे बनाए जाते हैं। तो हमने केसेस को चेक कर लिया। थर्ड रूल सेज इन एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड of the next। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जिस टेंस का एक्टिव वॉइस हो ठीक उसकी आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव में लगाते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की लगाएंगे, हर टेंसेज में होते हैं। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस दिया हो किसी टेंस का तो पैसिव जब बनाएंगे तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसी में से बीग जोड़ देना होता है। रूल्स नंबर 4 बट इन कॉन्टिन्यूअस
tense helping verb will be used of the same tense by adding being. यानी अगर कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब उसी के साथ हम बीइंग जोड़ देते हैं। रूल्स नंबर 5, इन पैसिव वॉइस in passive voice MV3 will always be used। यानी पैसिव वॉइस जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट, अदर विल बी रिटन जस्ट आफ्टर MV3। अब हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए तो जो शेष अगर सेंटेंस में कुछ वर्ड बचे हुए हैं जिसे कि आप आदर्श कहते हो, उसे मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद आप लिख लोगे। ओके। एंड लास्ट रूल्स, न्यू ऑब्जेक्ट should be followed by यानी कि नए ऑब्जेक्ट से पहले आप किसका प्रयोग करोगे? बाय को प्रयोग करोगे बेटा। यह एक्टिव और पैसिव से का मेरा पहला वीडियो। ये जो 7 रूल्स हमने बताए हैं, सेकेंड वीडियो में आपको हर रूल्स के बारे में हम डिटेल क्लेरिफिकेशन देंगे, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। उसकी सेकेंड रूल्स में आप आगे के इन रूल्स के बारे में देखोगे। हम एक्टिव और पैसिव के एग्जांपल्स बताएंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव आप बदल सकते हो इजीली। ओके। तो आई होप कि बेटा जो मैंने बताया समझ में आया होगा आपको। अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आई है तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सिद्धांत इंग्लिश ग्रामेटिकल क्लास को आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस बने अपडेट मैं आपको लगातार देता हूँ। ओके, सी यू, गुड नाइट।